हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोगों को, हमारे प्यारे बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बहुत बढ़िया तरीके से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के। जी हां, और हां, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एक बारी चेकआउट कीजिएगा प्लेलिस्ट सेक्शन, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस के ऑल सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट अपडेटेड मिल जाएंगे। इसी के साथ अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई टेंशन तो हमने ले रखी है आप सभी की, और आप सभी की टेंशन से हम बढ़िया काम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हिंदी मीडियम चैनल पर। जी हां, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिस पर क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को हम प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 6 से क्लास 12 के आपको ऑल सब्जेक्ट्स के इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोडिंग के लिए। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बढ़िया और शानदार वाले सेशन में, जहां आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ चैप्टर नंबर 9, जो हमारा क्लास 12 की मैथमेटिक्स का प्यारा सा चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज 9.3 खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 यानी 4 क्वेश्चंस जो हैं उनको आज हमें मारना है, किल करना है, जिसमें से क्वेश्चन 20, 21, 22 ये बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, हल्के में नहीं लेने का है। ठीक है, तो हमें ये बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने का है। बढ़िया तरीके से हम शुरू करेंगे। सर जी क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, और आप प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो भैया तुम्हारा नुकसान है, हमारा कछूना नुकसान है। आपका नुकसान है, आपका नुकसान है, आपका नुकसान है, आपका लॉस है, और पढ़ लिया तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, फायदा ही फायदा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। देखो होता क्या है ना कि अपन ठहरे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, हमने प्रिंसिपल है ना, टाइम, रेट, सिंपल इंटरेस्ट, भैया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्लास 8th में ही पढ़ के छोड़ दिया। 8th क्लास के बाद हमने पढ़ा ही नहीं। 8th क्लास में एक चैप्टर है बेटा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, बस उस चैप्टर में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। उसके अलावा हमने फिर क्लास 9th 10th हमने पढ़ी नहीं है, छुआ ही नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि हमारा ये चैप्टर जो है ना, सिंपल इंटरेस्ट वाला जो टॉपिक है, उससे हमारा नाता टूट गया। और जब नाता 2-3 साल लंबा लंबा टूट जाए तो बेटा फिर दिक्कत होती है। आप 4 साल बाद ये पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 8 से सीधा 12वीं क्लास में 3 से 4 साल बाद, तो ये चीजें याद आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर कोई बात नहीं, अभी हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखो होता क्या है भैया, मैंने किसी को उधार दिया या मैंने किसी से उधार लिया, तो जो अमाउंट का लेन देन होता है उसको प्रिंसिपल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल। ठीक है सर जी, प्रिंसिपल क्या होता है सर जी? प्रिंसिपल होता है वो अमाउंट जिसका लेन देन हो, जो लिया जाए या किसी को उधार दिया जाए। मैंने जाके बैंक में जमा कर दिए, तो मैं बैंक में पैसे जमा कर रहा हूं, तो मैं क्या सोचता हूं, यार मेरा पैसा जुड़ रहा है, चलो भैया सेविंग्स है। पर एक्चुअली हम बैंक को वो अमाउंट उधार देते हैं। जी हां, बैंक को आप उधार देते हो कि भैया रखो, तुम मेरे इन पैसों से बिजनेस करो, तुम्हें जो करना है करो और मुझे इंटरेस्ट देना। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा पैसा। भैया मान के चलो मैंने किसी को 10,000 रुपए दिए, किसी को जरूरत थी और उसने कहा कि भैया मुझे 10,000 रुपए दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। ठीक है, मैंने दे दिया, लेकिन मैंने एक कंडीशन रखी कि तुम मुझे 1 साल बाद ये पैसा लौटाओ और तुम मुझे 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देना। मतलब 10,000 तो दोगे ही दोगे, 1,000 रुपए और एक्स्ट्रा दोगे तो टोटल 11,000 रुपए मुझे मिलेंगे आउट ऑफ 10,000। जो 10,000 दिए थे वो तो भैया 10,000 मिलेंगे ही मिलेंगे। मदद करने का एक्स्ट्रा, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट 1,000 मैंने लिया, ये इंटरेस्ट है। ऑल्दो मैं इंटरेस्ट नहीं लेता हूं, मैं इंटरेस्ट के अगेंस्ट हूं। बाकी तो फिर जैसा चल रहा है चल ही रहा है। ठीक है, तो सर जी इंटरेस्ट समझ में आ गया? जी सर। इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया? जी सर। प्रिंसिपल समझ में आ गया? जी सर। अब टाइम तो आपको पता ही है, टाइम का मतलब है सर 2 साल के लिए पैसा लेना, 3 साल के लिए पैसा लेना, 5 साल के लिए पैसा लेना, दिस इज टाइम। अब रेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, पी हो गया सर, आर फॉर रेट की बात कर लेते हैं, पी आर टी, टी फॉर टाइम की बात कर लेते हैं। ठीक है, पी आर टी। ठीक है, ठीक है, तो रेट की बात करें तो रेट क्या होता है? रेट एक्चुअली देखो हर चीज मैथमेटिक्स में ज्यादातर परसेंटेज पे ही कैलकुलेट होती है। मैंने मान के चलो कहा तुमसे कि बच्चा तुमने मुझसे 1,000 रुपए उधार लिए, फॉर एग्जाम्पल यू टुक अ लोन या यू बोरोड 1,000 रुपीज फ्रॉम माई साइड, और मैंने कह दिया कि भाई हर साल 10% का इंटरेस्ट लगेगा। अब देखो इंटरेस्ट की बात हो रही है, लेकिन किस में? परसेंट में।
अब इसका जब आप 10% निकालोगे तो आपको 100 रुपए आएगा। कितना आएगा सर? 10% ऑफ द अमाउंट विच इज बोरोड, 10% ऑफ 1000 कितना बैठेगा सर? 100 रुपीज। तो इसका मतलब है 10% जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कितने परसेंट हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे मान के चलो मैंने किसी से 1000 रुपए उधार लिए, मैंने कहा सर 1000 रुपए दे दो, मैं 1 साल बाद लौटा दूंगा। तो सामने वाला कहेगा ठीक है भैया 10% पे ले जाओ, बस इतना बोल देगा वो, ठीक है 10% पे ले जाओ, अगली साल मुझे 10% पे एक्स्ट्रा दे देना। मतलब भैया 1000 रुपए तो मैं जो ले रहा हूं वो तो लौटाऊंगा ही, साथ ही साथ 10% और दूंगा। इसका 10% है 100 रुपए, मतलब 1000 प्लस 100 दैट इज 1100। मैं 1100 लौटाऊंगा। तो दिस इज द क्राइटेरिया, दिस इज द थिंग जो पूरा हमारा प्रिंसिपल रेट और टाइम की बात हो रही है। ठीक है, तो दिस इज PRT है ना, प्रिंसिपल रेट टाइम। आई होप इतना सॉर्टेड होगा, इतना क्लियर होगा। ठीक है सर, इतना तो क्लियर है। आगे चलते हैं बेटा, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर नेक्स्ट हमारा क्या है हिसाब किताब। तो इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर डे पर ईयर। रुक जाओ। ठीक है, आओ एक चीज बताता हूं, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है बच्चा? dx by dy, dx by dy कर दिया मैंने, dy by dx होगा। ठीक है, बताओ इसका मतलब क्या है? dy by dx, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? अगर मैं इसकी बात करूं तो पता है इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है कि ये जो ऊपर चीज बैठी है ना, हाँ सर, ये चेंज हो रही है इसकी वजह से, ये चेंज हो रही है सर। y जो है ना, y x की वजह से चेंज हो रही है। x किंग है बेटा, यहां x इज द वन जो बढ़ेगा, तो इसमें भी बढ़ेगा या घटेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर ये घटेगा तो ये चेंज हुआ तो y भी चेंज होगा। मैंने ये नहीं बोला कि y चेंज हुआ तो x भी चेंज होगा, नो, ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि x में कम ज्यादा होने की वजह से x थोड़ा बढ़ेगा या x थोड़ा घटेगा, मतलब x चेंज होगा। अगर x में चेंजेस आएंगे तो बेटा y भी चेंज होगा। दिस इज कॉल्ड एज सर क्या? दिस इज कॉल्ड एज y चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू x। y changes with respect to x। ठीक है, y changes with respect to x। डन? यस सर, y भैया चेंज हो रहा है x के मुताबिक। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है। यार इस क्वेश्चन में x और y तो है ही नहीं है सर, बात प्रिंसिपल रेट टाइम इनकी हो रही है। अब सुनो, प्रिंसिपल इंक्रीजेस, इंक्रीज होने या डिक्रीज होने का मतलब है चेंज होना। ठीक है, प्रिंसिपल चेंजेस, मैं प्रिंसिपल चेंजेस बोल सकता हूं। y चेंजेस था, यहां प्रिंसिपल चेंजेस है, मैं समझ गया भाई, y की जगह यहां p आएगा, y की जगह यहां p आएगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली एट द रेट, भाई साहब रेट दिखा, हाल के हाल टाइम लगा देना। रेट का मतलब है टाइम, रेट का मतलब है भाई साहब टाइम। ठीक है सर, और उन्होंने टाइम दे भी दिया पर ईयर, पर ईयर मतलब टाइम के अकॉर्डिंग है ना, तो इसका मतलब x की जगह यहां टाइम आएगा dt, तो dy अपॉन dx की जगह यहां dp अपॉन dt आएगा। समझ गए? हाँ सर, जो काम y कर रहा है वो काम p कर रहा है, जो काम x कर रहा है वो काम t कर रहा है। सो y डिपेंड्स अपॉन x, एक्चुअली यहां प्रिंसिपल डिपेंड्स अपॉन टाइम। y चेंजेस अकॉर्डिंग टू x, प्रिंसिपल चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ r, आपको r की वैल्यू निकालनी है सर जी। ठीक है, इफ ₹100 डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। ठीक है, आपको r की वैल्यू निकालनी है, r बोले तो रेट। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कंडीशन पता क्या दी? क्या कंडीशन दी भैया? रेट आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, कब? जब ₹100 डबल्स इटसेल्फ, जब ₹100 डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो जी सर, ₹100 जो है वो डबल हो रहा है। ठीक है, हमने क्या लिखा सर जी? ₹100 जो है इट इज जस्ट मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ बाय 2, ये 2 से मल्टीप्लाई होके डबल होके 200 हो गया। ठीक है सर, आई एम अगेन सेइंग दिस इज ₹100 एंड दिस इज ₹200। ठीक है, डबल हो रहा है ना? हाँ सर, कितने टाइम में हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जब 100 रुपए लिए या दिए गए हैं उस समय टाइम हमारा 0 था जी। मैंने मान के चलो 100 रुपए निकाल के किसी को दे दिए, अब वो 200 हो गए, वो कब 200 हुए हमें ये निकालना है बेटा। यानी कि हमें इस कंडीशन में ये जो हमारा प्रिंसिपल 200 बन गया, ये कब बना? टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। भैया ये हमने क्वेश्चन मार्क लिख लिया, लेकिन वो हमें दिया गया है इन
10 ईयर्स। तो ये 10 साल हो गए सर। ये क्या हो गए? 10 साल, यानी 10 साल में 100 रुपए बढ़ के 200 रुपए हो गए। सर ये क्या है? दिस इज प्रिंसिपल, तो हमने लिख दिया P इज इक्वल टू दिस। दिस इज प्रिंसिपल, P इज इक्वल टू दिस। बात क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो दिक्कत, नो समस्या सर। मतलब अभी करेंटली अभी प्रिंसिपल 100 रुपीज है, तो अभी क्या टाइम? अभी तो 0 है, अभी तो शुरू ही करा अपन ने टाइम। चलो अब आज से 10 साल बाद प्रिंसिपल डबल हो जाएगा 200। ये कंडीशन याद रखना। यहां से 2 केसेस बने सर, 2 केसेस बने या 2 कंडीशंस बनी। केस नंबर 1 क्या है सर जी? केस नंबर 1 है कि जब टाइम 0 है उस समय प्रिंसिपल हमारा कितना है? 100 रुपीज। जब टाइम यहां पर केस 2 बना बेटा, जब टाइम हमारा सर जी 10 ईयर्स है, तब यहां पर हमारा जो प्रिंसिपल है वो डबल हो चुका है 200 रुपए। मैंने यहां यूनिट्स नहीं लिखी, रुपीज और ईयर्स नहीं लिखे, ठीक है। ये 2 कंडीशंस हमारी बन चुकी हैं, दोनों कंडीशंस को हमने यहां लिख लिया, ठीक है, और दोनों कंडीशंस को हम सेफ रख रहे हैं, ठीक है, यहां रख लेते हैं। डन सर, ठीक है, डन। चलो भैया इतना क्लियर है। हाँ जीशान सर तुमको थोड़ा स्लो समझाते हैं, पर मेरी कोशिश रहती है मैं 100% बेस्ट से बेस्ट आपको डिलीवर करूं। आगे चलते हैं सर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं हमारे पास कोई डेरिवेटिव तो है नहीं, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन तो है नहीं है। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लाते हैं। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R%। देखो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल। क्या है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल, dp अपॉन dr। रेट ऑफ चेंज ऑफ y, dy अपॉन dx। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dp अपॉन dt। अब चेंज कितना हो रहा? हमेशा याद रखना जो चेंजेस होते हैं ना, ये जो चेंज किस पे चेंज हो रहा? सर P पे चेंज हो रहा। तो भाई जो चेंज आएगा वो P पे आएगा। अब P कैसे चेंज हो रहा है सर? P हो रहा है R%। तो अपन क्या लिखेंगे सर जी? P हो रहा है R%, तो यहां लिख देंगे R% ऑफ P। R% ऑफ P। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल इज एक्चुअली रिजल्टिंग इनटू चेंज ऑफ P। P कैसे सर? R% चेंज हो रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, दिमाग खराब अपना मत करना सर। dp अपॉन dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्चुअली कितना चेंज हो रहा है सर? R% चेंज हो रहा है। P इज चेंजिंग विद R%। ये चीज तुमको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। R% हटाओगे तो क्या आएगा सर? dp बाई dt इज इक्वल टू R बाय 100 इंटू प्रिंसिपल P। अब मेरी बात सुनो। क्या सर? मेरी बात ध्यान से सुनना जी सर। ये चीज आ गई अपने पास, ठीक है। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए टाइम और प्रिंसिपल पे। क्या? टाइम और प्रिंसिपल पे, क्योंकि खेल पूरा क्वेश्चन में टाइम और प्रिंसिपल का है। तो सर इसका मतलब R को हम क्या कह सकते हैं? R अपॉन 100। R अपॉन 100 को हम कह सकते हैं कि ये R और अपॉन 100 हमारा क्या है सर? कांस्टेंट। क्या है? R अपॉन 100 इज कांस्टेंट। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको। R अपॉन 100 हमारा कांस्टेंट कहलाया जा सकता है। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। चलो तो R अपॉन 100 इज कांस्टेंट, हम यहां लिख लेते हैं। ये कांस्टेंट रहेगा, इस पे हमारा ज्यादा फोकस नहीं होगा। हमारा मेन फोकस है P पर और T पर, ठीक है। अब सर dy अपॉन dx की जगह हमने dp अपॉन dt पा लिया। अब हम सॉल्व करते हैं। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। पॉइंट नंबर 1, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है सर जी? हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले dy और dx को सेपरेट करना पड़ता है, क्योंकि हम जिस मेथड का यूज कर रहे हैं वो है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। और उसमें क्या होता है सर? हम dy को LHS और dx को RHS में फेंक देते हैं। यहां dy की जगह dp है, तो dp हम यहां रखेंगे सर। dx की जगह dt है, dt को वहां फेंक देंगे सर, तो dt वहां चला जाएगा सर। R अपॉन 100, ठीक है, इंटू p, ठीक है, इंटू dt। डन है? हाँ सर डन है। अब dt के पीछे जो भी टर्म्स हैं वो बेटा t के होने चाहिए सर। यहां t के तो टर्म्स नहीं है, p है। ये तो कांस्टेंट है, R अपॉन 100 कांस्टेंट है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। p को यहां भेज दो dp के पास, क्योंकि dp पे p अच्छा लगेगा। तो सर जी p यहां जाएगा, 1 अपॉन p हो जाएगा। 1 अपॉन p इंटू dp इज इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू dt। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है सर, ठीक है, डन। अब क्या करें सर जी? नाउ व्हाट वी कैन डू इज, अब हमें यहां सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि हमने जो काम करना था वो हमने कर लिया। हमने दोनों स्टेप्स फॉलो कर लिए। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बेटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स।
ठीक है, डन। इंटीग्रेशन लगाओ भैया, इंटीग्रेशन लगाए सर 1/p dp, ठीक है, डन सर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r/100 इंटू dt। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, 1/p dp, देखो 1/x dx log x, 1/p dp log mod p, तो बेटा ये इंटीग्रेशन क्या आ गया, log mod p और प्लस का c1, बिकॉज यहां पर जो है इंटीग्रेशन हो रहा है तो c1 तो आएगा, कांस्टेंट तो आएगा सर। नेक्स्ट इज इक्वल टू, ठीक है सर जी। भैया यहां पर r/100 पूरा का पूरा कांस्टेंट है, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है दोस्त। तो कांस्टेंट वाली चीज तो भैया इंटीग्रेट नहीं होगी, वो तो पीछे आ जाएगी। यस, तो r/100 पीछे आ गया बेटा, इंटीग्रेशन में कुछ नहीं बचा, मतलब 1 लिख देंगे, 1 लिख दो, बेटर होगा, 1 dt। और बेटा 1 का इंटीग्रेशन dx dt इन पे डिपेंड करता है, ये dt है तो ये t आएगा बेटा, क्या आएगा सर जी, t। तो ये हो गया बेटा अपना log mod p से p को अभी निकाल लेंगे, mod में p नहीं रहेगा, मैं बताऊंगा क्यों, इज इक्वल टू r/100, ठीक है सर। और बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt इज t, बेसिकली t, और यहां पर प्लस का c2 कर दो, दैट्स इट। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ठीक है, ये तो सर क्लियर है सारी चीजें, ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमें काम करना है वो है बेटा, पहले तो आपको p जो मॉड में है वो मॉड से बाहर निकालो। क्यों निकालो मैं आपको बता देता हूं, आप लिख देना बेटा, एक लाइन लिख देना, P इज प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल कैन नॉट बी नेगेटिव। भाई कोई प्रिंसिपल क्या होता है, कोई अमाउंट जो बोरो किया जाए या बोरो लिया जाए। मैंने किसी को उधार दिया या उधार लिया, तो जो अमाउंट, जो पैसा लेना और देना होता है ना, उसको प्रिंसिपल कहते हैं। तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। 2 रुपए दूंगा, 4 रुपए दूंगा, 400 रुपए दूंगा, 4000, 40,000, 4 लाख, कुछ तो दूंगा मैं पैसा, वो पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं होता है सर। तो P यानी प्रिंसिपल कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, डन सर। प्लस C1 को उधर भेज देंगे, इज इक्वल टू r/100 RT/100 प्लस C2 माइनस C1, डन सर, बिल्कुल डन। तो log P इज इक्वल टू, ठीक है सर जी, R/100 सॉरी RT/100 प्लस C2 माइनस C1 की जगह बेटा अपन ने क्या लिख देना है सर जी, C। सो दिस इज C, डन, यस सर। अब ये C आपको लिखना पड़ेगा बेटा, यहां मतलब एरो मत लगा देना ऐसा, ये तो मैंने लिखा है बेटा, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा C इज इक्वल टू C2 माइनस C1। डन है, बिल्कुल डन है सर, बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है, ठीक है, डन सर। आगे चलते हैं। इतना होने के बाद अब आपको मिल गई आपकी इक्वेशन 1। सर ये है हमारी मेन और हेड इक्वेशन। पूरा यहां से लेकर यहां तक करने के बाद आपको तसल्ली से समझाया मैंने एक एक पार्ट। अब जब हमारी इक्वेशन आ जाएगी, बेसिकली एक इक्वेशन है जो हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, उससे हमने पूरी की पूरी आंसर, एक तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। इसमें हमें ये दोनों केसेस भैया डालने हैं और यहां से 2 चीजें निकलेंगी, वहां से हमारी जो इक्वेशन है ये जो है परफेक्ट आंसर बनेगा। आओ देखते हैं, केस नंबर 1 की बात कर लेते हैं सर जी। केस 1 में क्या है, केस 1 में है बेटा जी, टाइम हमें दिया गया है 0, प्रिंसिपल हमें दिया गया है 100 रुपए, यानी प्रिंसिपल इज 100 रुपीज, टाइम इज 0। बेटा ये हम इक्वेशन नंबर कहां, 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। डन है सर? हाँ डन है, चलो भाई पुट कर देते हैं। लेट अस पुट नाउ। तो सर log P यानी log 100, सर ये हो जाएगा log P बोले तो log 100, ठीक है सर, इज इक्वल टू R/100 इंटू T बोले तो 0 प्लस C, ये तो 0 हो गया बेटा। C की वैल्यू आ गई log 100, क्या आ गई C की वैल्यू, log 100। सर C की वैल्यू आ गई हमारे पास log 100। डन है सर? हाँ डन। अब ये C की वैल्यू कहां जाएगी, ऑब्वियसली इक्वेशन 1 में जाएगी, और इक्वेशन 1 की एक एनहांस्ड हमारे पास वर्जन आएगी, और वो क्या है सर, हमारे पास इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 आएगी बेसिकली अब, और वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी सर। अपन तो क्या बोलेंगे, अपन कहेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, डन। तो इसमें रखेंगे बेटा log P, ठीक है, log P इज इक्वल टू RT/100 प्लस C बोले तो log 100। डन सर।
अब ये जो बनी, आप इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे बच्चा 2, और ये स्ट्रांग है। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 बिल्कुल सेम है, बस सी यहां सी जो अननोन है इक्वेशन 1 में, वही सी अब यहां पर नोन है इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 ज्यादा अच्छी है, सेटल्ड है। अब हम केस नंबर 1 की बात कर चुके हैं, लेट अस टॉक अबाउट केस नंबर 2। केस नंबर 2 की बात की जाएगी सर, बिल्कुल की जाएगी, ठीक है। केस नंबर 2 की बात करते हैं अपन। चलो भाई, यहां हेडिंग डालता हूं मैं केस 2, ठीक है। ये कलर ले लेता हूं, ठीक है। केस 2, केस 2 क्या है बेटा? केस 2 ये है, देखो टाइम आपको 10 इयर्स दिया है, 10 इयर्स में प्रिंसिपल डबल हो रहा है बेटा, यानी कि 100 से 200 रुपए हो गया। तो टाइम हम लिखते हैं सर जी, प्रिंसिपल लिखते हैं, प्रिंसिपल 200 हो गया सर, ठीक है, 200 रुपीज विद टाइम लिमिट 10 इयर्स, ठीक है सर। ये इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा था, डन। अब ये कहां लिखेंगे बेटा, कहां पुट करेंगे सर? ये जो हमें ये जो चीज है ना, ये हम बेटा इक्वेशन 1 नहीं 2 में पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 का एनहेंस्ड फॉर्म ये है सर। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? पुटिंग इन इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है सर। इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा अपना log p इज इक्वल टू आर टी अपॉन 100, ठीक है, आर टी। अच्छा हाँ, log p की वैल्यू भी तो लिखनी है यार, इसको हटाओ, ठीक है। log p, व्हाट इज p? p 200 है सर, log 200 इज इक्वल टू आर टी, आर इंटू टाइम बोले तो 10 अपॉन 100, ठीक है, प्लस log 100 सर, ठीक है, डन। ये सर log 100 को यहां लेकर आओ, 10 से 10 कट जाएगा, r अपॉन 10 आ जाएगा, log 200, ठीक है सर, log 200 माइनस log 100 इज इक्वल टू r बाई 10। कितना आया सर? r बाई 10। बेटा आई वॉन्ट टू इरेज दीज थिंग्स, ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने इरेज कर देनी है, ठीक है सर। ये अरे भाई डिलीट नहीं हुए तुम, ये गया। व्हाट टू डू नेक्स्ट? देखो लॉग का फॉर्मूला होता है, इफ वी सी log p माइनस log q, माइनस है बेटा जी, माइनस है, ठीक है सर, तो अपन इसको log p अपॉन q लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट डाउन लाइक log p अपॉन q। तो ये p है बेटा, log p माइनस दिस इज log q, हमें log p अपॉन q लिखना है। क्या लिखेंगे दोस्त? log p अपॉन q, यानी 200 अपॉन 100, और ये क्या बनेगा बेटा? इक्वल टू में अपना वही r बाय 10। कोई दिक्कत? नो सर। ये आ गया log 2 बेटा, log 2 आया सर, ये log 2 इज इक्वल टू r बाय 10, ठीक है सर। एक सेकेंड, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, क्या सर? बेटा जो log 2 है, log 2 जिसको अपन बेसिकली ऐसे लिखते हैं log 2, या तो ये लिखो या फिर log बेस e2, या फिर e लगा के लिख दो, बात सेम है भैया, बात सेम है। तो यहां सर हम e लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, और log e2 की तुमको वैल्यू दी गई है जो हम यहां पर पुट करेंगे। समझ में आ रही है बात? यस सर। चलो भाई, अब log e2 की वैल्यू जो हमें दी है 0.6931, वो अपन पुट करते हैं यहां। 0.6931 इज इक्वल टू वी हैव r अपॉन 10, ठीक है सर, r बाय 10। बेटा 10 यहां आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? 6.931, और r जो है याद रखना रेट होता है, रेट बेटा परसेंटेज में लिखा जाता है, सो वी विल राइट इट डाउन एज परसेंटेज, r इज इक्वल टू 6.931%, एंड दिस इज आवर आंसर। यही हमसे पूछा गया है। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ, अपन ने वैल्यू ऑफ r निकाल ली है, और बहुत ही माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। 20 ऐसे ही बेटा 21 और 22 भाई मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। सीरियसली तुम खुद कहोगे अरे सर बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं यार। ठीक है, डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। चलो मैं इरेज कर दूं क्या? हाँ सर इरेज कर दो, आगे मूव ऑन करते हैं। एंड दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। आइए, क्वेश्चन नंबर 21 बैंक वाला है। इवन क्वेश्चन नंबर 22 बैंक वाला नहीं है, पर उसको बैंक वाला बना के अपन कर देंगे सॉल्व। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट बी वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स? यहां से समझो,
सर जो अमाउंट, देखो अमाउंट का मतलब यहां प्रिंसिपल की ही बात हो रही, क्योंकि बैंक में जो भी अमाउंट, अमाउंट का मतलब है पैसा, जो भी अमाउंट बैंक में जमा किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, वो प्रिंसिपल ही होता है। तो ये प्रिंसिपल दिया है। केस बनेंगे बेटा, क्या बनेंगे? केस। तो केस नंबर 1 में क्या है, ध्यान से सुनना जी सर। शुरू में यानी इनिशियली मतलब टाइम तो 0 होगा सर, भाई टाइम तो 0 होगा। भाई अगर इनिशियल कंडीशन की बात की जाए तो टाइम 0 होता है। फिजिक्स में भी आपने क्लास 9-10 में पढ़ा है, इनिशियल वेलोसिटी इज u इज इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है, डन सर। तो इनिशियली टाइम जब 0 है तब अमाउंट कितना है, यानी प्रिंसिपल उस समय कितना है सर? 1000 रुपए। कितना है बेटा? ₹1000। क्लियर है? हाँ सर। अब वो ये कह रहा है 10 साल के बाद, बेटा ध्यान से सुनना जी सर, 10 साल के बाद मतलब केस 2 जो बन रहा है उसमें कितना फर्क आ रहा है सर? उसमें आ रहा है 10 साल का फर्क। केस नंबर 2 जो है वो 10 साल के बाद बन रहा है, मतलब सर जी टाइम कितना होगा? यहां टाइम होगा बेटा यहां 10 ईयर्स। तो यहां टाइम लिख देते हैं, वी हैव टोटल ऑफ 10 ईयर्स ओवर हियर। ठीक है सर। अब वो कह रहा है प्रिंसिपल जो है, जो अमाउंट आपने 1000 रुपए जमा किया, वो 10 साल के बाद कितना वर्थ होगा, मतलब क्या होगा? देखो, व्हाट विल बी इट्स वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, उसकी क्या कीमत होगी। वर्थ का मतलब है क्या कीमत होगी, मतलब कितना पैसा हो जाएगा। सो आफ्टर 10 ईयर्स व्हाट दे आर आस्किंग टू अस इज पी। दे आर सेइंग आप पी निकालो 10 साल के बाद। दिस इज द क्वेश्चन। क्या है सर जी? ये हमारा प्रश्न है, पी हमें निकालना है। समझ गए? हाँ सर। जब टाइम कुछ भी नहीं है, मतलब शुरुआत में प्रिंसिपल 1000 रुपीज है, जब टाइम 10 साल हो गया तो उस समय ये प्रिंसिपल 1000 रुपए कितना बन जाएगा? 2000, 1600, 1700, 3000 कितना बन जाएगा, ये हमें पता करना है। तो आओ, मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन तो समझ गए हो कि एक्चुअली हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है। डन है क्या? हाँ सर डन है। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, हमें लानी पड़ेगी। ठीक है, और हम dy बाई dx की ही मदद लेंगे सर, dy बाई dx। ठीक है, क्या मीनिंग है सर जी? अगेन हम तो हर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे आपसे। सर इसका मीनिंग है कि y चेंजेस, क्या चेंज होता है? y चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, y चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है, टाइम के हिसाब से y चेंज हो रहा है। तो सर यहां x और y नहीं है, यहां हमें क्वेश्चन के हिसाब से x की जगह और y की जगह क्या आएगा ढूंढना है। आओ, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस, प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, तो सर y की जगह क्या आएगा सर? ऑब्वियसली p। तो हमने लिख दिया सर dp, यानी p चेंजेस, प्रिंसिपल चेंज। चेंज का मतलब देखो, इंक्रीज होने का मतलब भी चेंज होना है, डिक्रीज, भाई कोई चीज बढ़ गई चेंज हो गई, घट गई चेंज हो गई, खत्म। तो डीपी कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ पर ईयर, भाई साहब टाइम के हिसाब से बात हो रही है, यानी dt, यानी y की जगह यहां p और x की जगह यहां t ने ले ली इस क्वेश्चन में। तो अपन क्या बोलेंगे सर जी? अपन बोलेंगे प्रिंसिपल चेंजेस, प्रिंसिपल, अरे यार टाइम क्यों लिख दिया ये मैंने? विद रिस्पेक्ट टू x आएगा ना, विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या कर दिया मैंने? ब्लंडर। यहां क्या आएगा? प्रिंसिपल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्रिंसिपल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। यहां लिखना था टाइम t, मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, डन सर। p चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है सर, आगे की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये है कि सर किस हिसाब से चेंज हो रहा है, और ये मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा कि प्रिंसिपल और ये सिंपल इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन वाले ये जो प्रिंसिपल टाइम, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इनमें जैसे प्रिंसिपल चेंज हो रहा है ना, तो फर्क किस पे आएगा? प्रिंसिपल पे ही फर्क पड़ेगा। प्रिंसिपल चेंज हो रहा है तो कौन सी चीज चेंज होगी सर? प्रिंसिपल। अब किस हिसाब से चेंज हो रही है? एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो मतलब ये अपना 5% ही चेंज होगा। 5% क्या? ये खुद चेंज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपको समझाना बहुत जरूरी है बेटा। 5% को हम कैसे लिख सकते हैं सर? dp बाई dt। ठीक है, इज इक्वल टू 5% कैन बी रिटन एज 5/100, है ना, परसेंट हटाओगे अपॉन में 100, और p की जगह p। 5 से बेटा 100 को अपन थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो 20 आएगा। तो वी विल हैव dp अपॉन dt इज इक्वल टू p 1/20 p। डन 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 सर डन। ठीक है
बेटा इसको कर लो आप थोड़ा सा हाईलाइट, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन है सर ये? दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, डन। अब हमें इसी को करना पड़ेगा इंटीग्रेट, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले आपको पता ही है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट या सॉल्व करने से पहले हमें उसमें x dy और dx को अलग अलग करना पड़ता है। जैसे dy को LHS में, dx को RHS में, पर यहां dy dx नहीं है, यहां dp dt है, तो dp LHS में, dt RHS में। आओ शुरू करते हैं, ठीक है, लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। तो सर जी dp यहां पर खाली छोड़ दो, ठीक है, और एक काम करो पहले dt को वहां फेंक दो, तो सर ये हो जाएगा p/20 एज इट इज, ठीक है, ये तो p/20 और dt जाएगा तो dt हो जाएगा, डन। यस सर। नेक्स्ट सर dp और dt में से dp को एक तरफ, dt को एक तरफ कर लिया, ठीक है, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज dp के पीछे p के टर्म्स होने चाहिए, dt के पीछे t के टर्म्स होने चाहिए। सर dt के पीछे p है, p यहां क्या कर रहा है, वो तो dp के पीछे होना चाहिए, p इधर आएगा बेटा तो 1/p हो जाएगा, 1/p सर जी dp इज इक्वल टू 1/20 dt। बात क्लियर है क्या? हाँ सर बात क्लियर है। नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करना है सर जी? अब हमें एक छोटू सा काम करना है, दैट इज वी हैव टू स्टार्ट इंटीग्रेटिंग। बस खत्म, इंटीग्रेट कर दो अब, है ना। अब आप इंटीग्रेशन कर दो भाई। इंटीग्रेशन कैसे होगा सर? अरे इंटीग्रेशन भी नहीं आता है क्या? इंटीग्रेशन कर दो भाई। अब क्या करना है हमें सर? वी जस्ट हैव टू इंटीग्रेट, तो अपन लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है दोस्त, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। चलो कर देते हैं सर। तो इंटीग्रेशन लगाते हैं 1/p dp, इंटीग्रेशन 1/p dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन RHS में 1/20 dt, 1/20 dt, ठीक है सर। हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू? अरे भाई 1/p dp, भाई इंटीग्रेशन 1/x dx log mod x, 1/p dp log mod p, तो ये हो जाएगा log mod p, मॉड्यूलस क्लोज। और सर जी प्लस का c1 आएगा बिकॉज हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इक्वल टू 1/20 पूरा का पूरा कांस्टेंट है, पीछे आ जाएगा इंटीग्रेटिंग 1 dt। भाई खाली dt लिखने से अच्छा है 1 dt लिख दो, है ना, खाली dt लिखने से अच्छा है 1 dt लिख दो। नेक्स्ट इज व्हाट सर जी? p मॉड के अंदर नहीं लिखना चाहिए बिकॉज p इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज नेवर नेगेटिव, पॉजिटिव ही होगा सर प्रिंसिपल, तो पॉजिटिव चीज तो भैया अपन को मॉड के बाहर लिखनी चाहिए। log p मॉड से बाहर आ गया, प्लस c1, ठीक है सर, इज इक्वल टू 1/20, ठीक है सर। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो है ना, इंटीग्रेट होने के लिए dt dx dy इन पे डिपेंड करता है। ये dt है तो t आएगा सर, क्या आएगा बेटा? t आएगा सर जी, t। अब इंटीग्रेशन हुआ है तो प्लस का c2 तो लगाना बनता है सर, बिल्कुल सर। आगे चलते हैं, मूविंग अहेड। सर यहां से c1 को वहां भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा? log p इज इक्वल टू t/20 प्लस c2 माइनस c1, c1 इज गोइंग ओवर देयर, तो c1 माइनस कर दिया, ये आया। अब बेटा c2 माइनस c1 एक साथ लिखेगा, जानबूझ के c1 को अपन ने वहां भेजा, और ये बेटा c कहलाएगा, क्या कहलाएगा? कांस्टेंट c। देयरफॉर log p इज इक्वल टू वी हैव t/20, ठीक है, t/20 t/20 प्लस c, इसकी जगह c आ गया। एंड जब मैंने अब ये लिखा बेटा, तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, जो बेसिकली आप कह सकते हो ये जनरल सोल्यूशन आ गया सर। ये क्या आ गया? दिस इज जनरल सोल्यूशन, इक्वेशन नंबर 1। और हाँ यहां ये जरूर लिख देना, ये c कहां से आया भाई? ये c आया, अब क्या लिख देना यहां से? दिस c इज बेसिकली इक्वल टू c2 माइनस c1, और ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है बस, ठीक है। इक्वेशन 1 आ गई, हाँ सर। अब हम हमारी इक्वेशन 1 यानी सोल्यूशन, जो जनरल सोल्यूशन आ गया, उसको केस 1 और केस 2 से गुजारेंगे और हम अपना आंसर बढ़िया तरीके से लेकर आएंगे। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। चलो भैया कंटिन्यू किया जाए, ठीक है सर, कंटिन्यू किया जाए। चलो भैया कंटिन्यू किया जाए, डन। सर जी सर जी सर जी, हाँ बताओ भैया। देखो अपन क्या करेंगे, केस नंबर 1 को अप्लाई करेंगे सर। कहाँ? केस नंबर 1 अप्लाई करेंगे सर जी हम। केस नंबर 1 क्या है सर? केस नंबर 1 में टाइम 0 ईयर्स है, ठीक है, टाइम इज 0 एंड प्रिंसिपल इज हाउ मच? प्रिंसिपल इज ₹1000, ठीक है, 1000 रुपीज, और ईयर्स में नहीं लिख रहा हूं अभी क्योंकि विदाउट वैल्यू, विदाउट यूनिट्स ही जाएगी। अब ये हमें इक्वेशन नंबर काहे में? 1 में सर पुट करनी है, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
इन इक्वेशन नंबर 1। चलो सर पुट करते हैं। log p log 1000, ठीक है सर, log p बोले तो log 1000 इक्वल टू t बाय 100, t बेटा 0 है तो 0/20, t बाय 20 मतलब 0/20 प्लस c। लो भैया c की वैल्यू आ गई log 1000। क्या बोलोगे? देयरफॉर c इज इक्वल टू log 1000। अब log 1000 की जो वैल्यू आई है भाई साहब, ये इक्वेशन 1 में जाएगी और इक्वेशन 2 जो आएगी वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। चलो भैया इक्वेशन 1 में पुट करते हैं log p, ठीक है सर, log p इज इक्वल टू t बाई 20 प्लस सर जी c की वैल्यू log 1000 आया तो अपन ने लिख दिया log 1000। एंड नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर 2 विच इज मोर स्ट्रॉन्गर देन, विच इज मोर स्ट्रॉन्गर, विच इज मोर स्ट्रॉन्गर बोलेंगे कि नहीं? मोर कहां लगेगा? स्ट्रॉन्गर। चलो ठीक है देख लेना, मोर नहीं लगेगा। विच इज स्ट्रॉन्गर देन इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। लेट अस फिक्स इट और इसको जल्दी से अपन बंद कर देते हैं। अब हमें केस 2 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और वो केस 2 हम इक्वेशन नंबर 2 में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? डन सर। चलो भैया यहां लिखते हैं सर जी हम केस नंबर 2, केस नंबर सर जी 2, ठीक है। अब केस नंबर 2 क्या है सर? केस नंबर 2 हमारे पास जो है उसमें टाइम कितना है बेटा? देखो ना, पढ़ो। हाउ मच टाइम इज देयर केस नंबर 2 में? टाइम 10 ईयर्स है, लेकिन प्रिंसिपल गायब है सर। टाइम हमारा 10 ईयर्स है, ठीक है, लेकिन सर जी हमारा यहां पर प्रिंसिपल गायब है। प्रिंसिपल हमको निकालना है। पी वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, करते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। चलो रखो यहां पर, पुट करो बेटा, ये चीज हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो log p तो अपन को निकालना है सर जी, तो log p इज इक्वल टू सर t अपॉन 20 यानी 100/20 सर, 100/20। टाइम 100 थोड़ी ना होगा यार, टाइम 10 है, मैंने 100 ईयर्स लिख दिया यार, ये गलत है, ये गलत है। टाइम 10 ईयर्स है तो 10/20, t/20 मीन्स 10/20 प्लस log 1000, log 1000 बेटा ये 1/2 आएगा। log p इज इक्वल टू, इसको पहले लिखते हैं सर, log 1000, ठीक है, log 1000 प्लस 10/20 इज एक्चुअली 1/2। 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 लिखो। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। ब्लैंक पर आओ, ब्लैंक पर आएंगे, ठीक है सर। नाउ व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू? अरे कर तो रहा हूं यार। log p इज log 100, log p इज log 100, नहीं 100 कहां है? log 100, वो log 1000 है बेटा, ये log 1000 है, दिस इज नॉट log 100, log 1000, ठीक है, log 1000 प्लस 0.5। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जी सर। बेटा यहां पर हमें p की वैल्यू अगर निकालनी है तो log हटाना पड़ेगा। और log कैसे हटेगा बेटा? log हटाने की प्रक्रिया होती है कि अगर हमने यहां से log हटाया LHS से, तो RHS का पूरा मटेरियल e की पावर बन जाएगा। e की पावर में ये पूरा आएगा, log 1000 प्लस 0.5। अब एक बात समझना, क्या सर बेटा, कि मान के चलो मैंने कहा 2 की पावर a प्लस b, तो ये कैसे आया होगा? ये क्या लिखा जा सकता है? 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर b दो पावर्स अगर ऐड हैं, दो पावर्स अगर एडेड हैं, तो वो एडेड इसकी वजह से हुई होंगी, जब बेसिस सेम है, 2 की पावर a 2 की पावर b, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है a प्लस b। ऐसे ही बच्चों में यहां ये बताना चाहता हूं कि e की पावर समथिंग है और फिर ऐड लग के समथिंग है, तो आप मान लो e की पावर ये a है और ये b है, तो ये कैसा हो सकता है सर? ये ऐसा लिखा जा सकता है, p इज इक्वल टू e की पावर, पहले तो ये log 1000, ठीक है, इंटू e की पावर 0.5। अब देखो सर बेसिस सेम है दोनों के, e एंड e, और पावर ऐड हो गई होंगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नो डाउट बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू e की पावर 0.5। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। अब आपको एक रूल पता होना चाहिए सर। क्या है रूल? देखो एक रूल ये है कि अगर
मतलब बता तो मैं पहले भी चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि अगर e की पावर log से शुरू हो, log पावर जो है वो log से शुरू हो, इफ e की पावर जो है, e की पावर, मैं पावर की बात कर रहा हूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर पावर जो है e की वो log से शुरू होती है, और मान के चलो मैंने log a लिख दिया, तो बेटा e और log खत्म, a आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? a। जी हां, मतलब सर जी e की पावर log से शुरू हो रही है, तो ये जो भी चीज है यही आंसर आएगा 1000। तो p इज इक्वल टू हाउ मच सर? यहां आ गया 1000 इंटू e की पावर 0.5 की वैल्यू हमें दी है बेटा, e की पावर 0.5 इज इक्वल टू 1.648, यहां लिख देंगे 1.648। मल्टीप्लाइंग बाय 1000 विल गिव यू हाउ मच? इट विल गिव यू रुपीज, क्योंकि p है, प्रिंसिपल है, 1648। सर जी ये आंसर है, दिस इज द आंसर। प्रिंसिपल देवर आस्किंग, लो भैया प्रिंसिपल निकाल दिया। मुझे 100% श्योर हूं मैं अपने आप में कि मैंने आपको कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करने की, एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। डन? यस सर। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट वीडियो। वीडियो कह रहा हूं यार, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको इरेज कर दूं? हाँ सर, इसको इरेज कर दो। आपको पहले क्या करना होता है ना इन क्वेश्चंस में, पहले आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन को क्रिएट करना होता है, और जो अपन क्रिएट कर चुके हैं, ये नहीं, कहां चला गया, यहां से है ना, dy बाई डी एक्स को पहले समझाया मैंने आपको कि भैया होता क्या है। यहां इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो रहा टाइम के अकॉर्डिंग, तो dy अपॉन डी एक्स एक्चुअली यहां dp अपॉन dt हो गया। अब dp अपॉन dt कह रहा है कि प्रिंसिपल चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। कैसे चेंज हो रहा? 5%। अरे भैया 5% किसका? खुद का चेंज होगा ना, तो 5% ऑफ इटसेल्फ यानी p। इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। डिफरेंशियल इक्वेशन मिली तो बस उसको फिर हम सॉल्व करना शुरू कर दिए। सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है बेटा, dy अलग dx अलग, यानी dp अलग हो जाएगा, dt अलग हो जाएगा। p बेटा dp के साइड होना चाहिए, इधर आ गया, ये हो गया। इसको बेटा फिर अपन ने इंटीग्रेट करा, ये आया। ये जैसे ही आया हमें जो इक्वेशन 1 मिली वो हमने हाईलाइट कर ली। अब इस इक्वेशन 1 में ये कांस्टेंट है, मेन खेल है टाइम और प्रिंसिपल का, क्योंकि टाइम और प्रिंसिपल में ही दो केसेस हैं। बस केस नंबर 1 यहां सेटल कराया, इक्वेशन 2 मिली, फिर हमने केस नंबर 2 इक्वेशन 2 में सेटल कराया। सर हमें यहां पर जो भी चीज मिली आपके सामने है, जो मैंने शायद इरेज कर दी है। दीज आर ऑल दी थिंग्स जो अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन करने में बेटा 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, पर सिखाने में टाइम लगता है। डन है सर? हाँ डन है। चलो भैया इसको इरेज करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 22, क्वेश्चन नंबर 22। सर जी जल्दी से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, इन अ कल्चर, भैया वो वाला कल्चर एंड ट्रेडिशंस नहीं, कल्चर साइंटिफिक लैब, जो साइंस लैब होती है वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वहां पे कल्चर्स होते हैं। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। एक टाइम, किसी वक्त, किसी पल 1 लाख बैक्टीरिया है उस कल्चर में। द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। 2 घंटे बाद ये नंबर 1 लाख से भैया 10% बढ़ गए। मतलब 1 लाख का 10% 10,000, यानी 1,10,000 हो गए होंगे टोटल। 1,10,000 हो गया होगा भाई। 1 लाख का 10% इज 10,000। बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, मतलब इट विल बी नाउ आफ्टर 2 आवर्स इट विल बी 1,10,000। ठीक है सर जी। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख इफ द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। भैया वो बोल रहा है कितने घंटे बाद 2 लाख हो जाएंगे बैक्टीरिया। दे आर आस्किंग अस कि टाइम बताओ आप। आओ बेटा शुरू करते हैं, ठीक है। डन सर। तो अब पहले तो केसेस बना लो सर, पहले तो केस बना लो, ठीक है। केस नंबर 1 और फिर केसेस को अलग रख देंगे, ठीक है। केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, ठीक है सर। किसी टाइम पर द नंबर ऑफ द बैक्टीरियाज आर 1 लाख, ठीक है। उसके 2 घंटे बाद वो 10% और बढ़ गए। तो भाई साहब यहां से यहां जाने में 2 घंटे लग गए, तो यहां टाइम तो इनिशियली 0 माना जाएगा, सही बात है। तो टाइम इज इनिशियली यहां 0 आवर्स, ठीक है। ठीक है, आवर्स की स्पेलिंग गलत लिख दी सर आपने, है ना। और यहां नंबर ऑफ बैक्टीरिया अपन लेट कर लेते हैं सर, लेट बी डिनोट्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। लेट बी डिनोट्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया को बी लेटर से अपन डिनोट कर देते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट केस में बी क्या है बेटा, व्हाट इज बी, बी जो है वो 1 लाख है सर। बैक्टीरिया नंबर बैक्टीरिया क्या है सर, 1 लाख, 1000, 10,000, 1 लाख, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम केस नंबर 2 की बात करें तो केस नंबर 2 क्या है सर, केस नंबर 2 है आफ्टर 2 आवर्स, मतलब अब टाइम कितना हो गया सर, 2 घंटे हो चुके हैं। आफ्टर 2 आवर्स द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया इंक्रीजेस बाय 10%। अरे थोड़ा तो सोचो, अगर हम यहां पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया बी की बात करें तो वो 1 लाख से भैया 1,10,000 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे भाई, इंक्रीजेस बाय 10% का मतलब होता है अभी अगर 1 लाख है तो फिर बाद में 2 घंटे बाद इट विल बी 1 लाख प्लस 10% ऑफ 1 लाख। भाई अगर मैं कहूं आपसे 1 लाख प्लस 10% ऑफ 1 लाख, समझ रहे हैं, हाँ सर, तो इट विल बी 1 लाख प्लस 10% इज बेटा 10/100 ऑफ 1 लाख, ठीक है। 2 0 से 2 0 वी आर डन विद। 10 into 1000 is 10,000, 1 lakh प्लस 10,000 विल गिव अस व्हाट, 1,10,000। कितना हो गया दोस्त, 1,10,000। लो भाई 1,10,000, ठीक है। तो यहां पर 1 लाख और यहां 1,10,000 यानी 10% बढ़ गए सर, ठीक है, डन सर। 1 10 100,000 10,000 लाख, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, ठीक है। 2 केसेस हमारे पास रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन केसेस को बेटा यहां रख दो, ठीक है, डन सर। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड और देखते हैं सर आगे की क्या बात कर सकते हैं हम। ओके, इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। अब पता है यहां पर केस नंबर 3 जो है, जो क्वेश्चन वाला केस है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है इन हाउ मेनी आवर्स यानी टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क द काउंट ऑफ द बैक्टीरिया रीचेस बाय 2 लाख, 2 लाख पहुंच जाए, 2L मतलब 2 लाख, ठीक है। यहां अपन ने पहली लाइन तो लिखी थी, लेट बी डिनोट्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक है, डन सर। बी अपन को नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिनोट कर रहा है। आगे की बात करते हैं। यहां हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, हमें पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और वो हमें पहली लाइन देगी, ठीक है। यहां से द नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। ओके, अपन एक काम करते हैं क्या सर, अपन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रिंसिपल और टाइम और रेट इनसे वो कर देते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन, ठीक है, डन। तो इफ द रेट ऑफ ग्रोथ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट, देखो यहां से पढ़ो आप, यहां से इफ से, इस लाइन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, इस लाइन से पूरी यहां से लेकर सर जी यहां तक पढ़ो, आपको यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी फॉर श्योर। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, देखना ध्यान से जी सर, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का मतलब क्या है बेटा, रेट का मतलब तो टाइम आएगा ही, ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present, is proportional का ये सिंबल होता, ठीक है, let us put the symbol of proportional, ठीक है, is proportional to the number present, number of bacteria कितने हैं B, to the number present B। अब सुनो बेटा, हम जानते हैं dy by dx का मीनिंग, इसको बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y बोला जाता है बेटा से, है ना, या फिर आप कह सकते हो y चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू x, या सीधा सीधा रेट ऑफ चेंज ऑफ y। यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया, इसका मतलब क्या है सर जी, इसका मतलब है dB बाई dt है ये, dB बाई dt, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ y में है तो dy, बैक्टीरिया है तो dB, है ना, तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, नंबर ऑफ बैक्टीरिया। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ सर आ गई। आगे चलते हैं। अब प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है, वी नो इट सर, जल्दी से लिख देते हैं। तो बेटा जी dB बाई dt, ठीक है, dB बाई dt इज इक्वल टू दिस B, जैसे B हटेगा तो एक कांस्टेंट K आ जाएगा मल्टीप्लाई होने, एंड वी नो K इज कांस्टेंट, और यहां ब्रैकेट में हम लिख भी देंगे K इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, K इज
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, है ना, कांस्टेंट लिख देते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट है, ठीक है, डन। लो भैया आ गई हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ढूंढने के तरीके आपको आना चाहिए, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इन क्वेश्चंस की तो आपको डर नहीं लगेगा, ये बात तो गारंटीड है, ठीक है, डन है जी सर। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर जी, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब हम जैसे dy बाई dx में हम सेपरेशन अब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सेपरेट करना पड़ेगा। dy बाई dx इज इक्वल टू समथिंग, जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो हम dx को वहां भेज देते, यहां db बाई dt है तो dt को वहां भेज दो, हाँ सर dt को भेज दो, तो db इज इक्वल टू kb इंटू dt, ठीक है। अब यहां पर हो गया सर जी db और यहां हो गया सर जी dt, dt के पीछे t के टर्म्स होने चाहिए और db के पीछे b के टर्म्स होने चाहिए। सर t का तो कोई भी टर्म नहीं है, लेकिन dt के पीछे ये b का टर्म नहीं होना चाहिए, ये b का टर्म db के पीछे होना चाहिए, ये b हटेगा, ये b हटेगा बेटा, दिस b विल बी ब्लोन अवे, ये b यहां से हटेगा तो सर क्या हो जाएगा, ये b आके 1/b db बनाएगा, 1/b db, ये कांस्टेंट k है, k dt, डन सर, कोई दिक्कत नो सर। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। तो अपन लिखते हैं सर इंटीग्रेटिंग INTEGRATING, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। और जैसे अपन ने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिखा बेटा, यहां इंटीग्रेशन का सिंबल लगेगा 1/b db, ठीक है सर, इज इक्वल टू, यहां भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगेगा k इंटू dt, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 db, भाई 1/b, देखो यार इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो सर ये होता है log mod x, क्या होता है, log mod x प्लस c। अगर यहां x है और यहां x है तो यहां भी x आता है, लीनियर ही होना चाहिए, लीनियर, यहां b है, यहां b है तो फिर यहां b है, यहां b है तो फिर यहां भी b आएगा, log mod b प्लस c, क्या आएगा सर जी, log mod b प्लस c1 इक्वल, c1 क्यों, क्योंकि पहला इंटीग्रेशन है, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो भैया पीछे आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो k पीछे आ गया सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, भाई यहां कुछ नहीं बचा तो 1 dt, ठीक है सर। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt क्या होता है, जल्दी से बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है डिपेंडेंट dt dx dy पे, है ना, इन पे डिपेंडेंट होता है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो यहां क्या आएगा, t आएगा सर, ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा, दिस विल बी, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, दिस विल बी बेटा जी log mod b प्लस c1 इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt इज t, ये t हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, t कांस्टेंट आएगा तो प्लस का कांस्टेंट c2, क्लियर, हाँ सर क्लियर। अब क्या करें सर, c1 वहां जाएगा एंड वी विल हैव आवर इक्वेशन नंबर 1, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्लासी होगी, ठीक है, डन सर। ये अपन यहां रख देते हैं, अभी ठीक है, ठीक, तो ये क्या होगा सर, c1 वहां जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा log b, अब मॉड से b निकल जाएगा, मॉड से b क्यों निकलेगा, b इसलिए निकल जाएगा मॉड्यूलस से क्योंकि b इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, और नंबर ऑफ बैक्टीरिया भाई साहब नेगेटिव थोड़ी ना होंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव को अपन मॉड में नहीं रखते हैं सर, और c1 उधर जाएगा, ठीक है सर, इज इक्वल टू kt प्लस c2 माइनस c1, और c2 माइनस c1 को यू नो वेरी वेल कि हमें इसको c लिखना है सर, तो ये हो जाएगा log b इज इक्वल टू kt, है ना, उसको ग्रुप करना है सर कांस्टेंट को, k इंटू टी प्लस c लिखकर सिर्फ लिखना ही नहीं, आपको बताना भी है वेयर c इज c2 माइनस c1, क्लियर है, हाँ सर। तो मैं इस लाइन को उठा के बेटा यहां लिख देता हूं और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, लेट मी जस्ट इरेज दिस, ठीक है, डन सर, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारा जनरल आंसर आप कह सकते हो, जनरल सॉल्यूशन आ गया।
सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम केस नंबर 1 रखेंगे, उसमें केस नंबर 2 रखेंगे, और जब केस 1 और केस 2 रख देंगे, फाइनली फिर केस 3 क्वेश्चन वाला केस रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए सर, केस नंबर 1 उसमें रख देते हैं सर, ठीक है। लेट अस पुट केस नंबर 1, ठीक है। क्या आएगा सर जी केस नंबर 1, ध्यान से देखो सर, केस नंबर 1 है टाइम 0 आवर्स, ठीक है। जब स्टार्टिंग की बात हुई है तो 0 आवर्स टाइम थोड़ी ना सर कुछ होगा। उस समय सर कितने बैक्टीरिया थे सर, उस समय बैक्टीरिया वर टोटल ऑफ 1 लाख सर, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख बैक्टीरिया थे सर। यहां रख दो भाई साहब, रख दो इन इक्वेशन 1। तो क्या लिखेंगे सर, इन इक्वेशन नंबर 1। डन है, बिल्कुल डन है सर। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो सर लॉग, ठीक है, बी बोले तो बेटा 1 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख इज इक्वल टू बेटा फिर के टी, के इंटू टाइम इज 0, ठीक है, प्लस सी, ठीक है सर। तो के इंटू 0 0, सी की वैल्यू आ गई log 1 लाख, यहां लिख देते हैं देयरफॉर सी इज इक्वल टू log 1 लाख। कितना आया बेटा, log 1 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमें कहां रखनी है सर, दिस वी हैव टू पुट इन इक्वेशन 1। हमें इक्वेशन 2 मिलेगी जो इक्वेशन 1 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, क्योंकि इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू नहीं है, इक्वेशन 2 में हम सी की वैल्यू लिखेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ सी, पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 1। क्या बनेगी सर सर ये बनेगी log b, ठीक है, log b इज इक्वल टू के टी, ठीक है सर, के टी प्लस सी, सी की वैल्यू इज log 1 लाख, log 1 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख। क्लियर है, हाँ सर। लेट अस मेक इट इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है सर। हाईलाइट करो इसको, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर सर जी 2। अब क्या करें, अब केस नंबर 2 लगाएंगे इक्वेशन 2 में। केस नंबर 2 लगाया जाएगा सर किस में बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में। डन है, हाँ सर, चलो लगाते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो केस नंबर 2 में लगाते हैं अपन इक्वेशन नंबर, केस नंबर 2 लगाते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। चलो तो लेट अस राइट दी हेडिंग नाउ, केस नंबर 2, केस नंबर 2। ध्यान से सुनना जी सर। केस नंबर 2 उधर देखो क्या है, टाइम 2 घंटे बाद सर, 2 घंटे बाद 1,10,000 हो गए, 2 घंटे बाद, टाइम इज 2 आवर्स, ठीक है। और नंबर ऑफ बैक्टीरिया बी क्या हो गया सर, 1 लाख में 10% और 1 लाख बैक्टीरिया थे, 1 लाख बैक्टीरिया थे, उसमें 10% वृद्धि हो गई, 10% इंक्रीज हो गए। तो 10% इंक्रीज मतलब 1 लाख एंड 1 लाख का 10%, 10,000, तो 1 लाख 10,000 हो गए सर। कितना हो गया, 1 लाख 10,000, ठीक है, ये हो गया सर, ठीक है। अब ये दोनों चीजें हमें कहां रखनी है दोस्त, ये दोनों चीजें हमें रखनी है इन इक्वेशन नंबर 2। काहे में सर, इक्वेशन नंबर 2 में, इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है सर। चलो लिखते हैं ये इक्वेशन 2। तो अपन ने लिखा log बी का मतलब है सर 1,10,000, ठीक है। log b इज इक्वल टू के इंटू टी, के इंटू 2 तो 2k, के इंटू 2, ठीक है सर, प्लस log 1 लाख, तो लिखते हैं log 1 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख। log 1 लाख यहां जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, तो log 1 लाख 10,000, 1 लाख 10,000, ठीक है सर, डन, माइनस log 1 लाख 10,000 लाख इज इक्वल टू 2k, के की वैल्यू भी आने वाली है, ठीक है, डन सर, डन, बिल्कुल डन। बेटा log p, ये p है मान लो, माइनस log q, बेटा लिखा जा सकता है log p अपॉन q। देखो ना, log की ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, log p माइनस log q, log p माइनस log q कैन बी रिटन एज log p अपॉन q, log p अपॉन q, डन सर, है ना। log दिस इज p माइनस log q, तो सर इसको लिख सकते हैं log 1,10,000 अपॉन p अपॉन q, q इज 1 लाख, इज इक्वल टू वी हैव 2k, डन सर।
क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। 2k कहां से आ गया यार ये? 2 अच्छा 2 घंटे बाद t, ठीक है। तो बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4 वी हैव log 11 अपॉन 10, सो दिस इज द रिमेनिंग पार्ट log सर जी 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2k, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आएगी? 2 उधर जाएगा बेटा, इसमें 2 मत कर देना, तो 220 कर दो इसको। 1 अपॉन 2 log 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू k। ये बेटा k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। देखो इक्वेशन 1 में हमने कहां चली गई इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 में हमने केस 1 अप्लाई करा, c की वैल्यू आई, इक्वेशन 1 में c की वैल्यू डाल दी, इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 2 में हमने केस 2 अप्लाई करा, बेटा k की वैल्यू आ गई ये। अब हम k की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल के इक्वेशन 3 बनाएंगे और वो इक्वेशन 3 परफेक्ट होगी बेटा। क्या होगी? परफेक्ट। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा? अपन यहां लिखेंगे, वी विल राइट इट डाउन पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2, ठीक है। पुट वैल्यू या पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 2। और जैसे इक्वेशन 2 में आप वैल्यू ऑफ k डालोगे, इंसर्ट करोगे, तो व्हाट इट विल बिकम, देखो बताता हूं। वैल्यू ऑफ k की ये वैल्यू है, हाँ सर, बस हमें यहां लिखनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी बेटा log b, ठीक है, इज इक्वल टू k इंटू टी। k बेसिकली ये है t, तो सर ये हो जाएगा t इंटू k इज बेटा 1/2 log 1/2 log 11/10 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये k t पहले लिख दिया, k की वैल्यू ये है, प्लस log 1 लाख, प्लस log 1 लाख, ये आ गई फाइनली, है ना। इस इक्वेशन में हम अपना क्वेश्चन वाला पोर्शन डाल देंगे। क्वेश्चन वाला पोर्शन यहां रखेंगे बेटा। हमारा क्वेश्चन है टाइम बताओ कब? जब हमारा कल्चर में टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2 लाख हो जाए। तो टी हमें फाइंड करना है। टी बेटा ये रहा, हमें यहां पर बी की जगह 2 लाख लिखना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। इरेज करूंगा तभी मैं आगे का काम कर पाऊंगा। डन, बिल्कुल डन सर, जल्दी से इसको इरेज कर दो। तो लेट अस इरेज दिस और बढ़िया तरीके से सर आगे का काम करते हैं। शायद एक क्वेश्चन, हाँ 22 है, इसमें 23 भी अपना बचा हुआ है अभी, ठीक है, कर लेते हैं इसको। इरेज करूं मैं? ठीक है। सो शुड आई इरेज दिस पार्ट? शुड आई इरेज दिस पार्ट? यस सर, इस पार्ट को आप इरेज कर दो। तो दिस इज गॉन, ठीक। देखो सर जी, ये इक्वेशन नंबर अपन 3 बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ द क्वेश्चन सेज, ये वाला पार्ट अपन को इक्वेशन नंबर 3 में सॉल्व करना है, ठीक है। डन सर। पुटिंग इन इक्वेशन 3, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3 सर, ठीक है। चलो भाई पुट करते हैं, ठीक है। log b नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2 लाख होगा बेटा, 2 लाख, 1 10 100 10,000 लाख इज इक्वल टू t इंटू 1/2 log 11/10, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। log 1 लाख प्लस का log 1 लाख, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। log 1 लाख, log 1s 10s 100,000 10,000 लाख, ठीक है। log 2 लाख के पास log 1 लाख को लेकर आओ, माइनस हो जाएगा, ठीक है सर। तो लेट अस राइट log 2 लाख माइनस log 1 लाख, एल लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि दोनों ही लाख में, तो एल लिख दिया। इज इक्वल टू, आप पूरा लिखना बेटा जीरोस के साथ, इज इक्वल टू टी इंटू हाफ log 11/10, ठीक है। डन सर, आंसर आने वाला है जस्ट इन अ मिनट, ठीक। तो यार log, ये जो अपन ने ऊपर फॉर्मूला लिखा था जो मैंने इरेज कर दिया, log p माइनस log q, log p माइनस log q क्या होता है सर जी? ये होता है log p अपॉन q, log p अपॉन q। log 2 लाख ये p हो गया सर, माइनस log 1 लाख ये q हो गया सर। तो log p अपॉन q में क्या आएगा सर? log क्या आएगा? यहां आएगा सर log, दिस इज p, यानी 2 लाख अपॉन 1 लाख। लाख से लाख कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएंगे, तो व्हाट डू वी हैव? हमारे पास log 2 बचेगा, इज इक्वल टू t इंटू 1/2 log 11/10,
11/10 डन। यस सर। तो व्हाट डू वी हैव ना, हमारे पास आया सर log 2 की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी, ओके। log 2 इज इक्वल टू t इंटू 1/2 log 11/10। अब देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, क्या सर, बात ऐसी है कि समझना बात को जी सर, ये जो 1/2 है ना, जो 1/2 है ना, अच्छा 1/2 को तो अपन पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। t निकाल लो, चलो यहां से t की वैल्यू क्या आई सर, t की वैल्यू आई log 2, ठीक है, log 2 अपॉन ये पूरा 1/2 log, ये t छोड़ो, पूरा नीचे ले जाओ सर, 1/2 इंटू log 11/10। 1/2 को अपन ऊपर ले जा सकते हैं, नो डाउट, लेकिन मैं देख लूं एक बार कहीं यही तो आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर यही आंसर आ रहा है तो ठीक है भैया, यही छोड़ देंगे, और 2 को ऊपर ले जाना पड़ेगा तो 2 को ऊपर ले जाएंगे। हाँ 2 को ऊपर ले जाना पड़ेगा बेटा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 2 ऊपर जाके क्या बनाएगा बेटा, दिस विल बी, मैं यहीं पर कर देता हूं, ये 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 log 2 बन जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, डन सर। अब हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर गया, इसलिए मैं कह रहा था एक बार एनसीईआरटी से चेक कर लूं, तो ये अब हमारा आंसर परफेक्टली बेटा मैच कर गया, एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। टाइम आया बेटा इतने ईयर्स, दिस इज द आंसर। हाँ log 2 की अगर वैल्यू देते तो अपन वैल्यू पुट कर देते, दिस इज इन ईयर्स, डोंट फॉरगेट दिस इज इन ईयर्स, ठीक है, YEARS, एंड दैट्स आवर आंसर। तो ये कंप्लीट हो गया फाइनली, और बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, एंड लेट अस मूव ऑन टू द एंडिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज। फिर इसके बाद अपन को एक अलग ही चीज शुरू करनी है, विच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, डन सर। चलते हैं आगे, लेट अस एंड दिस सेशन नाउ, ठीक है, इसको अपन एंड करते हैं लास्ट क्वेश्चन को और सॉल्व करके। तो देख लो भाई, तगड़े तगड़े क्वेश्चंस हैं, मजेदार तरीके से आपको एक एक स्टेप लिख लिख कर मैं समझा रहा हूं, ठीक है। erased क्वेश्चन नंबर 23 इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, कह रहा इजी है ये, द जनरल सोल्यूशन निकालना है। सर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, देखो एमसीक्यूज तो इजी दिए होते हैं ना, एमसीक्यूज तो इजी ही रहते हैं, e⁻x + y, इसको सॉल्व करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो तुम ये समझो, जैसे 2⁻x + y लिखा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सर ऐसा कुछ होगा 2⁻x × 2⁻y, क्योंकि सर अगर x + y पावर और पावर ऐड होके लिखे हैं तो उनके बेसिस फिर सेम होंगे, अलग अलग भी तो हो सकते हैं वो भाई, अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। अगर मैं कहूं 2⁻x × 2⁻y क्या लिख सकते हैं, तो तुम हाल क्या हाल बोलोगे 2⁻x + y। ऐसे e की पावर चल रही है ये, तो हम क्या लिख सकते हैं सर, dy/dx इज इक्वल टू e⁻x × e⁻y, इसको लिख सकते हैं, ठीक है सर, इतना क्लियर है। अब ऐसा करना क्यों पड़ा सर, इसलिए करना पड़ा ताकि हम हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाए विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड बहुत जरूरी चीज है, जिसको हल्के में नहीं लेना है, हल्के में लेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए सर, इतना हो गया, हाँ सर इतना डन है। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि dy को आप LHS में ही रखो और dx को आप RHS में भेजो, ये है। तो dy को चलो अपन ने यहां रखा, ठीक है, इज इक्वल टू dx को यहां भेज दिया सर e⁻x × e⁻y × सर dx, ठीक है ना। पहला स्टेप होता है कि आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में dy को LHS में रखो, dx को RHS में भेज दो। नेक्स्ट इसी के बाद, मतलब इसी स्टेप में आपको जो चीज कंफर्म करनी है वो ये है कि dx के पीछे जो भी टर्म्स हो वो x में हो। सर चलो e⁻x तो चलो x में, ये नहीं है सर, e⁻y इज नॉट इन x, ये y में है, तो y वाला टर्म dy के पीछे आएगा, मतलब dy के पीछे 1/ey आ जाएगा। e⁻y जो है वो मल्टीप्लाई में है तो LHS में आएगी तो 1/ में आ जाएगी, है ना, 1/ e⁻y इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू e⁻x × dx। अब सही है, बैलेंस्ड है। तो यहां स्टेप नंबर 1 अब कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कहा जाता है कि सर जी dy जो है आप LHS में रखो, dx जो है RHS में रखो, dx के पीछे जितने भी टर्म्स हो वो सिर्फ x के हों, तो e⁻x देखो x का टर्म है, dy के पीछे जितने भी टर्म्स हो वो सिर्फ y के हों, देखो e⁻y का टर्म है, ये फाइन, बढ़िया है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बोथ साइड, सो लेट अस राइट इट डाउन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे बेटा जी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड्स, दोनों तरफ। क्या मिलेगा सर इससे? इंटीग्रेशन का सिंबल मिलेगा और 1/e⁻y, ठीक है, 1/e⁻y dy इक्वल इंटीग्रेशन का सिंबल मिलेगा e⁻x dx, e⁻x dx। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। डन। चलो ध्यान से सुनना जी सर। देखो यार e⁻y है, ey नहीं है ये, e⁻y है, इसको थोड़ा नीचे लिख दें, ठीक है। देखो 1 अगर सिर्फ x हो dx, 1/y हो dy, 1/t हो dt, तो इसको हम log mod x लिख सकते हैं आंसर में अगर इंटीग्रेशन करना हो तो। लेकिन 1/y हो अगर 1/y dy, तो इसको log mod अगर इंटीग्रेशन में हो तो इसका आंसर आ जाएगा log mod y। लेकिन सर y ना होके यहां पर हमें e⁻y दिया हो तो सर यहां log नहीं लग सकता? नो बेटा, यहां पर नहीं लग सकता e⁻y dy। यहां अपना आंसर log mod e⁻y नहीं आएगा। तो सर इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें e⁻y को ऊपर ले जाना पड़ेगा। मतलब सर यहां हमें इंटीग्रेशन e⁻y ऊपर जाके e⁻−y हो जाएगा dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x dx। इसका तो डायरेक्ट ही हो जाता है, e⁻x आ जाएगा इसका। इतना क्लियर है? हाँ सर। आओ तुमको ये वाला पार्ट, LHS वाला पार्ट अलग से सॉल्व करना सिखाता हूं, ठीक है? LHS वाला पार्ट अलग से सॉल्व करना सिखाता हूं बेटा। अगर इंटीग्रेशन e की पावर सिंपली x रहे dx, तो आपका आंसर भी सिंपली e की पावर x रहेगा प्लस का c के साथ, बस ये आंसर है। अगर e की पावर x है तो, या e की पावर y है तो, जैसे ये x है तो इसको y में भी लिख सकते हैं, e की पावर y dy, ठीक है सर। क्या आएगा सर? इसका आंसर आएगा e की पावर y प्लस c। कोई दिक्कत? बिल्कुल इसी के जैसा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 मेरे प्यारे बच्चे, अगर e की पावर x में कुछ भी लीनियर आ गया, x का लीनियर, या e की पावर y में कुछ भी पावर में लीनियरिटी आ गई, लीनियरिटी तो क्या रही? मतलब सर x की जगह ax प्लस b आ गया, इंटीग्रेशन e की पावर ax प्लस b। सर ये क्या है समझ नहीं पा रहा हूं मैं, अभी बताता हूं। देखो ax प्लस b का मतलब है e की पावर हो सकता आ जाए 2x, अब b तो है ही नहीं है सर, तो प्लस का 0 मान लो b, ठीक है सर। हो सकता है e की पावर आ जाए सर -3x प्लस 2, तो ये है ना ax प्लस b। तो कुछ लीनियर अगर आ गया e की पावर में, ध्यान से सुन लो जी सर, अगर कुछ लीनियर आ गया x का, तो सर पहले तो आंसर वही आएगा, जैसे x तो x, तो a की पावर ax प्लस b, तो e की पावर ax प्लस b प्लस c, ये आएगा सर, ठीक है, नो डाउट। लेकिन आपको एक चीज एक्स्ट्रा लिखनी है यहां, और वो है ये जो चेंज होकर आया ना x की जगह, ये इसका डेरिवेटिव सर, इसका डेरिवेटिव dy dx x में है ना, हाँ सर, dy dx ऑफ ax प्लस b। ये आपको याद रखना है, ये तब जब x की जगह कुछ लीनियर टर्म अच्छा सा आ जाए। x देखो, x तो x है, वो भी लीनियर है x की पावर 1, पर कुछ लीनियर के अलावा ax, मतलब 2 इंटू एक्स आ जाए, -2x आ जाए, -x आ जाए, ऐसा कुछ। अच्छा सेम चीज y में भी है, y में भी यही है बेटा। अब पूरा का पूरा y में, अब मान के चलो मैं आपसे कहूं बेटा y में अपन को ये मिला, ध्यान से सुनना जी सर, y में अपन को मिल गया फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, देखना अब देखो, जैसे लेट कर लेते हैं अपन, y की जगह अपन मान लेते हैं, y की जगह आया सर 2y -3 फॉर एग्जाम्पल। तो ये y नहीं है, अब ये 2y -3 है, मतलब ये y भी अपना लीनियर है, y इज y की पावर 1 एंड 2y -3 दिस इज ऑल्सो लीनियर। लेकिन है किस फॉर्मेट में सर? ये अगर आ जाए e की पावर ay प्लस b dy, तो क्या होगा भाई? ये ax प्लस b था, ये ay प्लस b है, तो क्या होगा सर? आंसर में जैसे e की पावर y रहता है, e की पावर ay प्लस b विल बी e की पावर ay प्लस b प्लस c रहेगा, ठीक है। बस अपॉन में सर यहां भी खेल हो जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा सर किसका? पावर का, यानी d अपॉन dx नहीं आएगा, यहाँ dy आएगा, क्योंकि सर यहां y में चल रहा है पूरा, d बाई dy, और सर ay प्लस b, ये आ जाएगा। डन। ये सर अपन ये वाला लगाएंगे, यहाँ e की पावर -y में अपन ये वाला पोर्शन लगाएंगे, ठीक है। चलो सर इसको इरेज कर दो, जल्दी से इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है सर। तो अपन क्या करेंगे सर जी? लेटस मूव ऑन। e की पावर -y का मतलब है -1y, है ना, -y का मतलब है -1y, ठीक है सर, dy।
तो ये क्या होगा सर, इंटीग्रेशन e की पावर ay प्लस बी e की पावर ay प्लस बी, ये ay प्लस बी है, ए की जगह -1 है बस, तो e की पावर ay प्लस बी इज ay प्लस बी, यानी e की पावर -y तो रहेगा सर, e की पावर -y तो रहेगा, अपॉन में बेटा डेरिवेटिव आ जाएगा बस, जो e की पावर y से e की पावर -y बन गया ना, उसका डेरिवेटिव, -1y है ना, इसका डेरिवेटिव, यानी d अपॉन dy, बेटा y में ही चल रहा है, ये पूरा y में, तो dx मत लिख देना, और ये जो -1y है ना, हाँ सर, -1y इसका बस डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, प्लस का c तो फिर c रहेगा ही, तो बेटा इसका डेरिवेटिव लोगे, -1 पीछे आ जाएगा, dy कट जाएगा, -1 आया सर, क्या आया, मैं इसको सॉल्व कर चुका हूं, -1 पीछे आ जाएगा, dy अपॉन dy से कट जाएगा, तो ये माइनस का 1 आया, -1 ऊपर जाएगा तो माइनस e की पावर -y प्लस c, ये बना बेटा अपना क्या, ये बना अपना आंसर ऑफ दिस पार्ट, है ना, इस पार्ट का आंसर बन गया -e की पावर -y माइनस e की पावर -y प्लस c1 इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, e की पावर x dx, ये तो सर e की पावर x ही रहेगा, e की पावर x प्लस c2, डन, हाँ सर डन। चलो भैया इसको हटाओ, घर भगाओ, ठीक है। व्हाट टू डू नाउ, सर जी ध्यान से सुनिएगा, c1 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो माइनस में नहीं गया, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो माइनस e की पावर -y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c2 और माइनस का c1 इधर आया, माइनस का c1 हो गया, इन दोनों को कंबाइन करके c लिख देंगे, माइनस e की पावर -y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c, जहां लिखना पड़ेगा हमें, वेयर c इज c2 माइनस c1, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट टू डू, आंसर मैच कर लो सर, सब प्लस प्लस में प्लस प्लस, तो एक काम करो, इसको भी वहां भेज देते हैं, ठीक है, इसको भी नहीं, इसको यहां भेजेंगे अगर, तो e की पावर x से शुरू हो रहा है, e की पावर तो -x है, अगर इसको यहां बुला लिया तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर x माइनस e की पावर -y इज इक्वल टू c, माइनस कॉमन ले लेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर -y इज इक्वल टू c, और मैं बताता हूं अभी हुआ क्या है, प्रॉब्लम बताता हूं मैं आपको, अभी मत लो इसको, आप अभी मत लो, ठीक है। अभी एक काम करो, प्लस c2 माइनस c1 ले लो इसको, ठीक है, c2 माइनस c1 ही ले लो, c2 माइनस c1, ठीक है। अब ये कॉमन लेके माइनस को उधर भेज देंगे, तो e की पावर x प्लस e की पावर बेटा माइनस का y इज इक्वल टू माइनस, जैसे ही वहां भेजेंगे तो ये माइनस का c1 प्लस हो जाएगा, प्लस का c2 माइनस हो जाएगा, अब इसको c मान लो, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का y इज इक्वल टू c, इस पूरे पोर्शन की जगह c आया ये, ठीक है, डन सर। अब ऑप्शन देख लो बेटा, कौन सा ऑप्शन है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y इज इक्वल टू c, वी हैव द ऑप्शन ए करेक्ट, हमारा ऑप्शन ए सही है बेटा, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा परफेक्टली फाइन है, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, बचे ही क्या है सर, ठीक है। तो क्वेश्चन 23 इज ऑल्सो डाउन, और इसी के साथ बेटा अपन कर देते हैं इसको फिनिश, और ये सेशन भी हो गया हमारा खत्म। एक्सरसाइज 9.3 इज फाइनली एंड ऑफिशियली ओवर फ्रॉम दिस वीडियो, और अब आपको जो नेक्स्ट सेशन मिलेगा, जो आपको नेक्स्ट आप कह सकते हो पढ़ने के लिए टॉपिक मिलने वाला है, इट इज व्हाट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस भी वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाते हैं जिनको आप वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर पाते हो, जिसमें आप वेरिएबल को सेपरेट कर ही नहीं पाओगे। अब जैसे यहां है, जैसे यहां पर अपन मान के चलें कि dy अपॉन dx, ठीक है सर, इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। अब जैसे ये आपको एक वो दिया मैंने, ये आपको क्या दिया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, यहां आप y और x सेपरेट कर लोगे, जैसे dy, ठीक है सर, तो क्या होगा, dy को अपन ने सेपरेट करा और ये dx वहां चला जाएगा, ठीक है, तो इट विल बी 2x माइनस 3y, ठीक है सर जी, इंटू dx, डन है, हाँ सर डन है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो इंटू, एक सेकेंड, dx इंटू 3y, ठीक है। अब dx के साथ बेटा वैसे अपन को 2x को ही रखना चाहिए, है ना, क्योंकि x वाला टर्म है, और 3y को अपन यहां dy के पास भेज देंगे, y वाला टर्म है, तो 1/3y हो जाएगा सर dy के साथ, और सर यहां हो जाएगा अपना 2x dx के साथ। अब यहां कितना आसान था, हमने सेपरेट कर लिया,
है ना, dy के पीछे देखो y वाले टर्म्स हैं, dx के पीछे x वाले टर्म्स हैं, ऐसे यहां भी सेपरेट किया था, याद करो, अभी सॉल्व किया। तो कई बार ऐसे आ जाते हैं इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिनमें आप वेरिएबल सेपरेट कर ही नहीं पाओगे। देखो दिखाऊं, dy बाई dx 2y स्क्वायर प्लस xy, लो कर लो सेपरेट, कर ही नहीं पाओगे कि y y अलग हो जाए, x x अलग हो जाए, नहीं, क्योंकि यहां पर मर्ज्ड है, मिक्स्ड है और प्लस भी है, तो ये हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनमें हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, फिर हमें दूसरे दो मेथड्स पे जाना पड़ेगा, जिसमें एक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, और एक है बेटा हमारा लीनियर तो 9.5 है। अब हम बढ़ेंगे 9.4 के कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। सेशन को अटेंड करने के लिए, पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फीडबैक आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसे ही आपको हमेशा प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की धुआंधार और शानदार पढ़ाई ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एंड ऑल चैप्टर्स। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप चेक करना बेटा, वहां पर आपको क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल क्लासेस की सब्जेक्ट वाइज एंड क्लास वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वीडियोस के फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे। सारे वीडियो सीक्वेंस में लगे हुए हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान या दिल्ली बोर्ड के हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर। उसको सब्सक्राइब कर लेना। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं बेटा। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, इंस्टॉल कर लेना। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आपको मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। मेरा नाम है जीशान, साइनिंग ऑफ। जल्दी मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।